हाँ तो बच्चों, आज हम चैप्टर 7 में आगे चलते हैं और आगे वाला टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। कौन सा टॉपिक है बेटा? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? पहले एक बात बताऊं बेटा, ये जो साइक्लोट्रॉन टॉपिक है इसमें से अपने पेपर में जो वार्षिक पेपर होता है आधे नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। ठीक है, जो साइक्लोट्रॉन टॉपिक है इसमें से आधे नंबर से लेकर के 4 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। अब वो छोटे छोटे से पार्ट दे रखें टॉपिक के लिए, तो उनमें से किसी भी छोटे से पार्ट को एनालाइज करने में या बताने में अगर छोटा पार्ट पूछा जाएगा तो अपने पास आधे नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, और अगर बड़ा भाग पूछा जाएगा तो 4 नंबर का भी बना सकता है। मुख्यतः इसमें 3 टॉपिक हैं, बनावट, क्रियाविधि और एक है इसका गणितीय विश्लेषण। एक तो बनावट है, एक क्रियाविधि है, एक गणितीय विश्लेषण है। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं यहां इसकी एक थ्योरेटिकल पार्ट को बता रहा हूं, गणितीय विश्लेषण पर बाद में बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या होती है, साइक्लोट्रॉन पहले होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी परिभाषा। साइक्लोट्रॉन क्या बेटा? एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों को, कैसे कणों को बेटा? धन आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है, क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन। धन आवेशित कण कौन कौन से होते हैं? जैसे अपने पास अल्फा कण, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन या किसी भी परमाणु का नाभिक कैसा होता है? धन आवेशित। ठीक है ना? तो साइक्लोट्रॉन के द्वारा हम इन धन आवेशित कणों को क्या करते हैं? त्वरित करते हैं। ठीक है ना? इसकी जो खोज है वो 1934 में, एक तो था लॉरेंज वैज्ञानिक और दूसरा था लिविंगस्टोन। लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन। जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन की खोज लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन वैज्ञानिक ने कौन से सन में की थी बेटा? 1934 में। तो यदि साइक्लोट्रॉन की डेफिनेशन बने तो डेफिनेशन तो केवल यहीं तक आएगी बेटा। डेफिनेशन में क्या हो जाएगा अपने पास? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से, ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। इसकी खोज 1934 में लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है? ये पहला पॉइंट होता है, डेफिनेशन। दूसरा बना के चले सिद्धांत। दूसरा पॉइंट क्या बना दे इसमें से? सिद्धांत। तो सिद्धांत क्या है बेटा? करना क्या है? धन आवेशित कणों को त्वरित करना है। क्या करना है बेटा? धन आवेशित कणों को त्वरित करना है। और त्वरित करने का तात्पर्य क्या हो गया? उनके वेग में वृद्धि करनी है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर या वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग में परिवर्तन कमी के रूप में हो तो उसे मंदन कहते हैं। ठीक है, ये कक्षा 11वीं में हम पढ़ चुके होते हैं। तो हमें त्वरित करना है, तो त्वरित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेग में वृद्धि। तो हमें किसी भी प्रकार से कण के वेग में वृद्धि करनी है। अब कण के वेग में वृद्धि कैसे हो बेटा? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ये क्या होती है? गतिज ऊर्जा। कोई m द्रव्यमान का कण है, उसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। अब यदि मैं इस कण की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि कर दूं, के का मान है, मैं इस के के मान में क्या कर दूं? वृद्धि कर दूं, तो 1/2 m तो परिवर्तित होना नहीं। किसके मान परिवर्तित होगा? v² का, यानी कि वेग के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। वेग के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। और वेग में वृद्धि होने का तात्पर्य क्या हो गया? कि हमारे पास जो कण है वो त्वरित प्राप्त हो चुका है। कैसा हो चुका है? वो
त्वरित हो चुका है। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या हो गया? जब किसी कण की ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, कण ले लेते हैं, धनावेशित कण लिया अपन, चाहे अल्फा कण ले लें, चाहे प्रोटॉन ले लें, चाहे ड्यूट्रॉन ले लें, उस कण की ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में, उस कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाए तो कण के वेग में वृद्धि हो जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? कण के वेग में वृद्धि हो जाएगी। अर्थात वेग में वृद्धि होगी तो उसे क्या कहेंगे? कण त्वरित प्राप्त हो जाता है। तो सिद्धांत में क्या लिखना है? जब किसी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है या वेग में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण कण त्वरित हो जाता है, और इसी सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन कार्य करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इसकी बनावट। तीसरा कौन सा पॉइंट है बेटा? बनावट। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें चित्र है। किसी बच्चे के जो मैं चित्र बनाता हूं समझ में नहीं आते हो तो ये चित्र या यहां से आपको उतारने में दिक्कत होती हो, समझ में तो आ जाएंगे मुझे पता है, लेकिन क्या होता है कि बोर्ड पे से या चलते हुए वीडियो में से उतारने में आपको दिक्कत होती है, तो आप इन चित्र वगैरह को किताब में भी देख सकते हो। और उतारने के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, वीडियो को बीच में से पॉज कर दिया करो। बोलते हैं 2 डंडे से प्ले वाला एक त्रिभुज का सचिन होता है, उस पर उंगली रख दिया करो, तो उंगली रखते वो पूरी स्क्रीन रहेगी, उसमें से आप देख देख कर उतार सकते हो। ठीक है ना। तो बनावट में चित्र है। चित्र में क्या, इसमें 2 अंग्रेजी के डी आकार की धातु की चकतियां होती हैं। कैसी चकतियां होती है बेटा? 2 अंग्रेजी के डी आकार की। किस अंग्रेजी के डी आकार कैसे हुआ? जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक सेब ले लो आप। सेब ले लिया, हाथ में पकड़ लिया, कंज्यूम करो, मान के चलो यहां पर हाथ में सेब है, उसको बीच में से काट दो। सेब ले लिया, सेब को क्या करते हैं? बीच में से काट दिया, तो अब ऐसा भाग बन जाएगा वो इस प्रकार से। ठीक है। लेकिन वो अंदर से क्या भरा हुआ है, खाली नहीं है, भरा हुआ भाग, यानी कि जो कटा हुआ सेब है वो एक डी आकार हो गया। तो 2 कटे हुए सेब के टाइप में, यहां कटे हुए सेब तो नहीं लेंगे, क्या लेंगे? धातु की चकतियां या धातु के डी काम में लेते हैं। जो पार्ट है ना उसको किसका लेते हैं? धातु का। तो इसमें 2 धातु के डी आकार की चकतियां होती हैं, 2 धातु के डी आकार की आकृतियां होती हैं, जिनके व्यासीय सिरे एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो डी अपन ने ले लिया, तो चित्र बनाएंगे कैसे? यहां पर मैं चित्र बना रहा हूं, पहले देख ले बेटा कैसे चित्र बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। बीच में से इसको थोड़ा सा ऐसे काट लेना। ठीक है, ऐसे काट लिया, थोड़ा सा ज्यादा बना के। टेढ़ी हो गई लाइन। इसको ऐसे, ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरे इस वाले भाग को सीधा मिलाते हैं। तो ये 2 धातु की जो डी बता रहा हूं आपको, डी आकार की शक्तियां होती हैं, डी आकार की आकृतियां होती हैं, जिनके व्यासीय सिरे यानी कि इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर लेकिन अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ठीक है ना। इन दोनों डीज का संपर्क उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है। दोनों डीज का संपर्क किससे कर दिया जाएगा बेटा? उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से। ठीक है। और यहां से अपन कण को निकालते हैं। जो ये आकृति बनेंगे भाई, कण को त्वरित करेंगे तो लास्ट में से हटाना पड़ेगा। अब इस व्यवस्था को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देंगे। ये व्यवस्था बन रही है, इसको क्या करेंगे? 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख देंगे। सपोज दैट ये N है और ये क्या है? S है। ठीक है। तो कैसे कैसे कण गति करेगा, कैसे नहीं करेगा? तो इसमें जो कण का जो धन आवेशित कण, उसका पथ इस प्रकार से होता है, उसको अभी अपन समझेंगे, तब आएगा कि गुरु जी कैसे किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है।
तो यह तो क्या हो गई बेटा, धन आवेशित कण का पथ। ठीक है, ये धातु की चक्की, इसको D1 नाम दे देंगे, ये दूसरी धातु की चक्की, इसको D2 नाम दे देंगे। ये क्या है, प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, ये यहां से जो निकाला जाएगा उससे हम लक्ष्य नाविक कहेंगे। कौन सा नाविक निकलेगा यहां से, लक्ष्य नाविक। ये चुंबकीय ध्रुव हैं, इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो रहने दो, ऐसी कुछ आवश्यकता भी नहीं है। तो यह जो व्यवस्था बनी, संपूर्ण व्यवस्था को एक निर्वातित बॉक्स में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, निर्वातित बॉक्स में। यहां निर्वातित बॉक्स में नहीं बना रहा हूं। तो अब इसमें बनावट में कैसे लिखें, साइक्लोट्रॉन में धातु के 2 D आकार की चक्तियां होती हैं। एक तो ये रही D1, एक D2। साइक्लोट्रॉन में 2 धातु के D आकार की चक्तियां होती हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। क्या कहते हैं, डीज। यह क्रम से क्या क्या है, D1 और D2 हैं। ठीक बेटा, इन दोनों डीज को, जो दोनों डीज को व्यवस्थित किया जा रहा है ना, दोनों डीज के व्यासीय सिरों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित करते हैं। जैसे बीच में अंतराल रह गए, व्यासीय सिरों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए अति अल्प दूरी पर व्यवस्थित करते हैं। दोनों डीज का संपर्क प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है, या उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। ठीक है, अब चुंबकीय ध्रुव जब हमने यहां ले लिए हैं, तो चुंबकीय ध्रुवों के कारण देखो यहां पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यहां से नीचे की तरफ और यहां से ऐसे। ठीक है, शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रख दिया जाता है और संपूर्ण व्यवस्था को निर्वातित बॉक्स में रख देते हैं। संपूर्ण व्यवस्था को कहां रख देते हैं, निर्वातित बॉक्स में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक बेटा, तो ये हो जाती है इसकी बनावट। बनावट फिर से सुन लो, इसमें 2 धातु के D आकार की चक्तियां होती हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। ये क्रम से D1 और D2 हैं। कौन कौन से D1 और D2 हैं, दोनों डीज के व्यासीय सिरों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए, जैसे एक डीज ये भरा हुआ भाग है ना, ऐसे ये दूसरा है, इनको इस प्रकार से रखते हैं। दोनों डीज के व्यासीय सिरों को एक दूसरे के पास, लेकिन बीच में अल्प दूरी रहेगी, थोड़ी सी दूरी रहेगी। व्यासीय सिरों को एक दूसरे के समांतर रखते हुए अति अल्प दूरी पर रखते हैं। दोनों डीज का संपर्क उच्च आवृत्ति के या उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है, या प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को 2 शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है और संपूर्ण व्यवस्था को निर्वातित बॉक्स में रख देते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब देखो क्या है बेटा, कि जो प्रत्यावर्ती धारा है, अल्टरनेटिव करंट है, वो किस प्रकार से फ्लो होता है, वो इस प्रकार से चलता है। आगे चैप्टर नंबर 10 आएगा, अल्टरनेटिव करंट, वहां पे इसको और डीपली पढ़ेंगे। तो अल्टरनेटिव करंट का जो ग्राफ बनता है वो साइन वेव के रूप में होता है, ज्यावक्रीय ग्राफ के रूप में होता है। तो अब इसके एक संपूर्ण चक्र की बात करते हैं। ये जो इसका कंप्लीट सर्किल हो गया, यहां पे एक आवर्तकाल पूरा हुआ, तो एक आवर्तकाल के आधे समय तक तो भाग किस में है, प्लस में, और आधे समय तक ये भाग किस में है, माइनस में। जो एक आवर्तकाल ले रहे हैं, इस एक आवर्तकाल के आधे समय तक तो भाग कहां है, प्लस में, और आधे समय तक भाग कहां पर है, माइनस में। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे, प्रत्यावर्ती वेव लगाएंगे, तो मैं 2D बना रहा हूं। ठीक है बेटा, एक ये रही D और एक ये रही D। इसको मैं नाम दे देता हूं D1 और इसको नाम दे देता हूं D2। ठीक है बेटा, इनको किससे जोड़ रखा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से। इनको किससे जोड़ रखा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से। ठीक है, अब किसी समय पे, किसी भी समय पर जो सपोज दैट ये तो कैसी है, धनात्मक, आधा सर्किल किसमें, धनात्मक, तो सेकंड हाफ किसमें हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यह D2 किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में। कोई भी समय जब अपन ने यहां वोल्टेज अप्लाई किया, अप्लाई करके अपन ने सर्वेक्षण या उसके प्रेक्षण लेना प्रारंभ किया, तो देखा कि ये जो D1 है ये तो कैसी है, धनात्मक, तो D2 अपने आप ही क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। T समय पर, कितने समय पर बेटा, ये T समय पर।
तो टी समय पर तो ये ऐसी है, पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। आधा चक्र पूरा करने के बाद भाई अपना अब जो किरण है वो ऊपर चल रही है, आधा चक्र पूरा अब कहां चलेगी, वो नीचे चलेगी। तो नीचे वाला पार्ट तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऊपर वाला कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो सेकंड हाफ में वापस से बनाया यहां पर 2 डीज, थोड़ा छोटा हो गया है। इसको D1 कह रखा है, इसको D2 कह रखा है, प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ रखा है। अब सेकंड हाफ में यानी टी में आधा आवर्तकाल और जोड़ दिया जाए तो कितना समय हो गया, T प्लस T/2। कितना समय हो गया बेटा, T प्लस T/2 समय पर। T प्लस T/2 समय पर क्या आएगा, देखो अब यह जो भाग पॉजिटिव था ये तो किस में बदल गया, नेगेटिव, और नेगेटिव वाला किस में बदल गया, पॉजिटिव में। समझ में आ गई होगी बात। भाई कहने का तात्पर्य जो प्रत्यावर्ती धारा है वो साइन वेव के रूप में चलेगी, और इसको अल्टरनेटिव करंट को हम चैप्टर नंबर 10 में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा जब एक साइन वेव के रूप में चलती है, ज्यावक्रिय तरंग के रूप में चलती है, तो इसके एक आवर्तकाल को सोचो आप, ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक है भाई। एक आवर्तकाल का आधा समय तक प्रत्यावर्ती धारा का मान धनात्मक होता है, और शेष आधे समय तक मान कैसा हो जाता है, ऋणात्मक। तो आधे समय में मान जो पॉजिटिव है और दूसरे आधे समय में क्या है, नेगेटिव है। जैसे ये किरण यहां से चल, देखो अभी पॉजिटिव 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 चल रहा है यहां पे, तो आधा समय पूरा हो गया। अब किरण कहां चली गई, नीचे। तो अब ये भाग क्या बन गया, पॉजिटिव, और दूसरे वाला भाग क्या बन गया, ऊपर वाला क्या बन गया, नेगेटिव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी समय पर जब हमने प्रेक्षण स्टार्ट किए, जब D1 अगर पॉजिटिव है तो D2 अपने आप ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और T प्लस कैपिटल T/2 यानी कि आवर्तकाल का आधा समय और जोड़ दिया जाए समय में, तो अब हमारे पास ध्रुवता क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और ध्रुवता बदलने का तात्पर्य क्या हो गया, D1 तो कैसा हो गया, नेगेटिव, और D2 कैसा हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों चीज तो एक साथ चित्र में आ जाएंगी। अब आती है क्रियाविधि। अब क्या आएगी बेटा, क्रियाविधि। ये तो आपको समझाया बस। तो बनावट में अपने को वही लिखना है जो पहले बता रखा है, एक बार और रिपीट करूंगा आगे। तो बनावट लिख दी, बनावट में चित्र दोनों के दोनों बन गए। अब क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या है बेटा, देखो जैसे हम इन डीज के मध्य में यहां पर जिस कण को त्वरित करना है उसे रखेंगे। यहां ये Q आवेश है, और मान लिया द्रव्यमान कितना है, M। इस कण का द्रव्यमान कितना है, M, और आवेश कितना है, Q, ठीक है बेटा। तो जिस कण को त्वरित करना है, मैं एक अलग चित्र बना रहा हूं यहां, ये D1 है, ये D2 है। प्रारंभ में ये कैसी है बेटा, धनात्मक, और ये कैसी है, ऋणात्मक। यहां पर हमने आवश्यक जिसको करना है, त्वरित करना है, उस कण को रख दिया। अब क्या हुआ, ध्रुवता देखते ही देखो ये जो आवेश है ये कैसा है, धनावेश। आवेश कैसा है, धनावेश, द्रव्यमान है में। तो अब यहां पर जो D1 है वो कैसी है, धनावेश है, तो आवेश कैसा है, धनावेश। तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा, यहां पे प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल के कारण जो ये आवेश है ये कहां गति करेगा, D2 की ओर, ऐसे, ठीक है। D2 की ओर गति किया, D2 में गति किया। लेकिन कुछ समय के बाद या आधे चक्र के बाद क्या हुआ, ध्रुवता बदल गई। पहले तो ये पोजीशन थी, अब तो पोजीशन ये हो गई है, यानी कि D2 कैसा हो गया, धन आवेशित, और D1 कैसा हो गया, ऋण आवेशित। तो यहां पर जो ये आवेश है कैसा है, धनात्मक। और अब यह जो D2 है ये क्या बन चुका है, धनात्मक। तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कारण यहां से भागे चल रहे हैं, भगा दिया। फिर आधे चक्र के बाद ध्रुवता बदल गई, ओए निकल यहां से, फिर आगे हट गया, फिर ध्रुवता बदल गई। तो ये इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति प्रारंभ कर देता है, ठीक है बेटा। कैसे पथ पर गति प्रारंभ कर देगा, वृत्तीय पथ पर। और जब वृत्तीय पथ पर गति प्रारंभ कर देगा, जब हमें पर्याप्त मान का त्वरण प्राप्त हो जाएगा, तो हम यहां से क्या है, विक्षेपक प्लेटों की सहायता से इसे अलग कर लेते हैं, ठीक है। यह क्या होती है इसकी क्रियाविधि। आधे चक्र में जो प्राप्त ऊर्जा है वो होती है QB। जो आधे एक डी में घूमता है ना, चाहे वो D1 में और चाहे वो D2 में, तो प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, QB। तो संपूर्ण चक्र में प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2QV। अर्ध चक्र में प्राप्त ऊर्जा तो कितनी आ रही है, QB। तो संपूर्ण चक्र में प्राप्त ऊर्जा कितनी आ जाएगी, 2QV, ठीक है।
तो पहले यहां तक का, क्योंकि गणितीय विश्लेषण पर मैं चित्र को इनको साफ करके तब आऊंगा। ठीक है, तो पहले यहां तक के टॉपिक्स को अपन क्लियर कर लें, क्या है कैसे। तो सबसे पहले आती है परिभाषा। एक बार रिपीट कर देता हूं। परिभाषा क्या है बेटा? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित किया जाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से धन आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को त्वरित किया जाता है, क्या कहलाता है? साइक्लोट्रॉन। इसकी खोज कब की गई थी? 1934 में। कौन से वैज्ञानिक ने? लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन। कौन से वैज्ञानिक ने की थी बेटा? लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन। लॉरेंज एवं लिविंगस्टोन वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो या तो इसकी डेफिनेशन, दूसरा था इसका सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? देखो, ऊर्जा में वृद्धि करनी है, वेग में वृद्धि हो जाएगी, और वेग में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है? अपने पास अपने आप ही त्वरण प्राप्त हो जाता है। वेग में वृद्धि कर दो, क्या हो जाएगा? त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा आता है सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? किसी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने पर उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। किसी भी कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करने पर उसकी किसमें वृद्धि हो जाती है? वेग में वृद्धि हो जाती है। और साइक्लोट्रॉन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। साइक्लोट्रॉन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। परिभाषा हो गई, सिद्धांत हो गया। आगे क्या आ रही है? बनावट। बनावट में क्या लिखना है भाई? बनावट में सीधा से इसमें अंग्रेजी के डी आकार की दो धातु की चक्तियां होती हैं। इसमें अंग्रेजी के डी आकार की दो धातु की चक्तियां होती हैं। यहां पे देख लो या यहां पे देख लो। आपको पता है, इस प्रकार जैसे सेब को बीच में से काट देंगे। सेब लिया, सेब को बीच में से काटा, तो उसका जो आधा भाग है नीचे वाला, और आधा भाग कौन सा है? ऊपर वाला। ये आधे आधे भाग अपने पास अंग्रेजी के डी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ये अंग्रेजी के डी। ठीक है, तो अंग्रेजी के डी आकार की दो धातु की चक्तियां होती हैं, जिनके दोबारा से बोल रहा हूं। इसमें अंग्रेजी के डी आकार की दो धातु की चक्तियां होती हैं, जिन्हें डीज कहते हैं। ये D1 और D2 हैं। कौन कौन से बेटा? D1 और D2। दोनों डीज के व्यासीय सिरे, जो व्यासीय सिरा है, ठीक है, दोनों डीज के व्यासीय सिरे एक दूसरे के समांतर रहते हुए, एक दूसरे के कैसे रहते हुए? समांतर रहते हुए अति अल्प दूरी पर स्थित किए जाते हैं। दोनों डीज के साथ प्रत्यावर्ती स्रोत को संयोजित कर दिया जाता है। दोनों डीज के साथ किसको जोड़ देंगे? प्रत्यावर्ती स्रोत को संयोजित कर दिया जाता है। इस व्यवस्था को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। अब चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा बेटा, जिससे यहां ध्रुवता परिवर्तित होने में दिक्कत ना रहे। भाई, जब सर्किल पूरा होगा इस प्रकार से, तो ध्रुवता यहां पे भी तो बदलेगी। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। ठीक है, दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, और संपूर्ण व्यवस्था को निर्वातित बॉक्स में रखते हैं। संपूर्ण व्यवस्था कहां रखते बेटा? निर्वातित बॉक्स में, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसा क्या किया गया? चित्र में दर्शाया गया है। तो यह अपने पास चित्र हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आती है बेटा क्रियाविधि। अब क्या आएगी? क्रियाविधि। नेक्स्ट पॉइंट। अब क्रियाविधि में क्या करना है? जिस आवेशित कण को या जिस धन आवेशित कण को त्वरित करना है, उसे दोनों डीज के मध्य रिक्त स्थान में रखते हैं, यहां पे। ठीक है, जिस, या सीधा जो लिख दें, जिस m द्रव्यमान और q आवेश वाले, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, जिस m द्रव्यमान और q आवेश वाले, द्रव्यमान m लिया है कण का, और आवेश कितना लिया है? q। आवेश धनावेशित ही है। ठीक है, जिस m द्रव्यमान और q आवेश वाले कण को त्वरित करना है, उसे दोनों डीज के मध्य भाग में रखते हैं। दोनों डीज के कौन से भाग में रखते हैं? मध्य भाग में रखते हैं। किसी समय t पर यदि D1 धनावेशित हो, किसी समय t पर D1 कैसी हो? धनावेशित हो, तो D2 कैसी होगी? ऋण आवेशित होगी। अर्थात आवेशित कण किधर गति करेगा? D2 की ओर गति करता है। अर्धचक्र पूर्ण करने के बाद, जब अर्धचक्र को पूर्ण कर लेंगे, तो अर्धचक्र पूर्ण करने के बाद में क्या होगा बेटा? अर्धचक्र पूर्ण करने के बाद दोनों डीज की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। अब D1 ऋण आवेशित और D2
धन आवेशित हो जाती है। D1 ऋण आवेशित हो गई और D2 कैसी हो गई, धन आवेशित। अब आवेशित कण किधर गति करेगा, D1 की ओर गति करता है। एक अर्धचक्र में आवेश के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा कितनी होती है, QV। तो संपूर्ण चक्र में प्राप्त की गई ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2QV प्राप्त होती है। ठीक बेटा, यह क्या होती है इसकी क्रियाविधि। इसको एक बार देख लो, बना लेना और लिख लेना, क्योंकि मुझे अब गणितीय विश्लेषण के लिए कंप्लीट बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। गणितीय विश्लेषण के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, बोर्ड को साफ करना पड़ेगा, तब जाके गणितीय विश्लेषण इस कंप्लीट में आएगा। ठीक है, तो अब आता है इसका गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस, कि कैसे साइक्लोट्रॉन की जो चक्र प्राप्त होते हैं, ऊर्जा प्राप्त होते हैं, या कितने चक्र लगवाने की आवश्यकता होती है, इन बातों का निर्धारण। ठीक बेटा, तो गणितीय विश्लेषण से पहले मैं आपको इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला है, आवेशित कण की गति। कौन सा वीडियो डाला था, आवेशित कण की गति। उसमें 4 सिचुएशन दे रखी थी। पहला था, यदि आवेशित कण का वेग 0 हो तो आरोपित बल का मान। दूसरा था, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समदिश या प्रतिसमदिश, समदिश या प्रतिसमदिश, समदिश या विपरीत दिशा में गति करे तो बल का मान। तीसरा था, लंबवत दिशा में गति करे तो बल का मान। और चौथा था, न्यून कोण या किसी भी अल्प कोण पर गति करे तो चुंबक आरोपित बल का मान। वही पॉइंट यहां पर है। आपने अभी क्रियाविधि में देखा, क्या देखा, कि जो आवेशित कण है, आवेशित कण क्या हो रहा था बेटा, दोनों डीज के मध्य में इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। आवेशित कण क्या कर रहा था, दोनों डीज में वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। और वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। कौन सा बल होता है, वो अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल होता है, अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगा और वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के लिए बल की आवश्यकता है। कौन सा बल है, वो अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल लगेगा। अब एक बल किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, दूसरे बल के द्वारा। अब देखो, साइक्लोट्रॉन में यहां पर क्या थे, चुंबकीय ध्रुव थे। तो चुंबकीय ध्रुवों के द्वारा यहां पर कौन सा बल लगाया जाएगा, आवेश के ऊपर चुंबकीय बल। कौन सा बल लगाया जाएगा, चुंबकीय बल। और चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वो कैसे आ रहा है, लंबवत आ रहा है। और लंबवत दिशा में या लंबवत अवस्था के अंदर आरोपित चुंबकीय बल का मान क्या होता है, QVB। पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है, डाल रखा है। तो अपने पास अभिकेंद्रिक बल जो प्राप्त किया जाएगा वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, इस चुंबकीय बल के द्वारा। अभिकेंद्रिक बल जो प्राप्त किया जाएगा किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो यहां आरोपित चुंबकीय बल है, इस चुंबकीय बल के द्वारा। ठीक बेटा, तो अभिकेंद्रिक बल को चुंबकीय बल के द्वारा प्राप्त करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो, भाषा अगर थोड़ी सी लिखनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, पहले उसको देख लें। थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है। साइक्लोट्रॉन के अंदर या साइक्लोट्रॉन में डीज के अंदर, यह भाषा लिखनी है गणितीय विश्लेषण में। गणितीय विश्लेषण टॉपिक हो गया, साइक्लोट्रॉन में डीज के अंदर, साइक्लोट्रॉन में डीज के अंदर धन आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रिक बल आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्थात या तब अभिकेंद्रिक बल, इधर से प्रारंभ कर देता हूं। अभिकेंद्रिक बल, चलो उधर वापस लिखने बेटा, पूरे में आने पड़ेगा। तब अभिकेंद्रिक बल बराबर कौन सा बल हो जाएगा बेटा, चुंबकीय बल। अभिकेंद्रिक बल का सूत्र क्या होता है, mv²/8। अभिकेंद्रिक बल का सूत्र क्या है, mv²/8। और चुंबकीय बल जो ले रहे हैं, वो चुंबकीय बल कैसे आएगा, क्या हुआ, अभिकेंद्रिक बल बराबर चुंबकीय बल। अभिकेंद्रिक बल का मान क्या है, mv²/r। और चुंबकीय बल का मान क्या आ रहा है, लंबवत अवस्था में QVB। तो देखो, एक बी से एक बी कट गया, तो क्या बच गया, mv/r बराबर
क्यूबी। वही 5 समीकरण तो पुराने वाले प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले वेग का मान निकालें तो बी बराबर क्या हो गया, क्यू बी आर बटे एम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, यह आवेशित कण का वेग होता है। यह आवेशित कण का वेग होता है। इस वेग वाले में से यदि मैं त्रिज्या का मान निकाल के चलूं, आर का मान निकालना चाहूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, आर को यहीं रहने दो, एम को इधर पक्षांतरण कर दो और क्यूबी को नीचे ले आओ। या इसमें से देख लो, आर को इधर ले जाते और क्यूबी को इधर ले आते हैं, तो आर का मान क्या हो गया, एम बी बटे क्यूबी। पुनः आर बराबर क्या हो गया, एम बी बटे क्यूबी। इक्वेशन नंबर 2, यह आवेशित कण के पथ की त्रिज्या होती है। पथ की त्रिज्या होती है। यह क्या प्राप्त हुआ बेटा, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या प्राप्त हो गई। ठीक है, अब वही रेखीय वेग कोणीय वेग संबंध से कोणीय वेग निकालेंगे। तो कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध से, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध से, कोणीय वेग और रेखीय वेग लिया, इनमें संबंध से। तो कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है बेटा, बी बराबर आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, बी बटे आर। ठीक बेटा, अब इसमें चाहो तो बी का मान लिख दो और चाहो तो आर का मान लिख दो। दोनों मान निकाल चुके हैं, हम बी का ही लिख देते हैं। तो बी का मान रखने पर, बी का मान रखने पर तो रखते क्या है, देखो ओमेगा बराबर बी का मान क्या आ रहा है, क्यू बी आर बटे एम, और बटे में क्या आ रहा है बेटा, आर, है ना। क्यू बी आर बटे एम आ गया और बटे में यहां पे क्या आर, तो आर से आर कट जाएगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, क्यू बी बटे एम। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 3। यह कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति होती है। यह आवेशित कण का कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति है। ठीक बेटा, आवर्तकाल का मान निकालना चाहें तो लिखें, चूंकि टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी। तो ओमेगा का मान रख दो, ओमेगा का मान रखने पर तो टी बराबर क्या हो गया, देखो 2 पाई तो अपने पास है ही, बटे ऐसे लिख देता हूं, ओमेगा का मान क्या रहा है, क्यूबी बटे एम, क्यूबी बटे एम। तो एम कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो गया बेटा, 2 पाई एम बटे क्यूबी। ठीक है, यह क्या हो गया, आवेशित कण का आवर्त काल। तो यह आवेशित कण का आवर्त काल होता है। यह आवेशित कण का आवर्तकाल होता है। ठीक है, आवर्तकाल हो गया। अब इसके बाद मान लो रेखीय आवृत्ति निकालनी है, तो चूंकि रेखीय आवृत्ति बराबर क्या हो गया, 1 बटे आवर्तकाल, रेखीय आवृत्ति को एफ लिख दूं तो 1 बटे आवर्तकाल 1 बटे टी, और टी के मान का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबी बटे 2 पाई एम। तो क्या हो गया बराबर बेटा, ये क्यूबी बटे 2 पाई एम। इक्वेशन कौन सा चल रहा है, 3, ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो क्यूबी बटे 2 पाई एम हो गया। यह
रेखीय आवृत्ति होती है। ठीक है। अब तीन, ये जो यहां तक के मान निकाले हैं हमने, ये मान सारे के सारे आपको आवेशित कण की गति में मैंने करा रखे हैं। जो आवेशित कण की गति वाला टॉपिक पढ़ रखा उसमें अपन ने कर रखे हैं। अब हमें क्या करना है, तीन मान और निकालने हैं। इनको तो यहां पे देख लो और चाहे वहां पे देख लो, एक ही प्रोसीजर, एक ही तरीका है। ठीक है। तीन मान क्या है, एक तो हो गया अर्ध चक्र का समय, क्योंकि यहाँ D1 और D2 में आधा आधा चक्र कर रहा है ना, तो कंप्लीट एक चक्र का समय कैसे लें, पहले आधे चक्र का भी निकालना पड़ सकता है ना, तो अर्ध चक्र का समय। दूसरा क्या बोला, गतिज ऊर्जा में वृद्धि करनी है, तो गतिज ऊर्जा का मान। और तीसरा कितने चक्करों में पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, चक्करों की संख्या। ये तीन बात और निकालनी है। तो यहां लिख देता हूं अर्ध चक्र का समय। अर्ध चक्र का समय, संपूर्ण चक्र का समय क्या होता है, आवर्तकाल। तो अर्ध चक्र का समय क्या हो जाएगा, आवर्तकाल का आधा। तो क्या हो जाएगा बेटा, आवर्तकाल और बटे में क्या आ जाएगा, 2। अर्ध चक्र के समय को स्मॉल टी कहते, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बटे 2। कैपिटल टी के मान का आधा, कैपिटल टी का मान क्या है, ये रहा। इसका आधा करेंगे तो 2 हट जाएगा, नहीं हट जाएगा भाई, बटे में 2 करेंगे, 2 पाई एम बटे क्यू बी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और कट जाएगा क्या होगा, पाई एम बटे क्यू बी। क्या आएगा, पाई एम बटे क्यू बी। तो इसका मान क्या आ गया, पाई एम बटे क्यू बी। इक्वेशन नंबर क्या कह देते इसको, कौन सा आगे बेटे, 6। ये कौन सा आ रहा है, 5। ठीक बेटा। ये क्या हो गया, अर्ध चक्र का समय। तो ये अर्ध चक्र का समय होता है, ये है अर्ध चक्र का समय होता है। अब गतिज ऊर्जा का देखो, आप गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा बराबर के, बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये सूत्र होता है। तो 1/2 mv² में किसका मान लिखना पड़ेगा बेटा, b का मान लिखना पड़ेगा। तो b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो k बराबर क्या है, देखो 1/2 m तो है ही, b का मान क्या आ रहा है, QBR/m, QBR/m। तो स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा, देखो 1/2 m तो है ही, इनटू में Q² B² R² एक m से एक m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो k बराबर क्या आ गया बेटा, Q² B² R²/2m। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं, 7। ये किसका मान आ गया, गतिज ऊर्जा का मान। तो यह गतिज ऊर्जा होती है, यह गतिज ऊर्जा होती है। ठीक बेटा। अब एक और रह गया है कि जितने चक्करों की हमें आवश्यकता है, उन चक्करों का वैल्यू निकाले कि कितने चक्करों की आवश्यकता है। तो माना चक्करों की संख्या n है, माना कुल चक्करों की संख्या कितनी n, मैं लिख देता हूं, माना चक्करों की संख्या n है। ठीक बेटा। एक चक्र में प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है, 2qb। एक चक्र में, या एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा बराबर क्या है, 2qb। तो n चक्करों में प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, तब n चक्करों में प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगी बेटा, 2qbn। ठीक बेटा। एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा क्या है, qb। तो n चक्करों में प्राप्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, 2qbn। अब ये जो ऊर्जा है ये किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो n चक्रों में प्राप्त कुल ऊर्जा लिख दो, इसको और भी अच्छा रहेगा। n चक्रों में प्राप्त कुल ऊर्जा
ये आ गई। तो ये कुल ऊर्जा का मान किसके बराबर हो गया? गतिज ऊर्जा के। तब कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी बेटा? गतिज ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या आ रही है? 2qvn। और गतिज ऊर्जा क्या आ रही है? q² b² r² बटे 2n, है ना। तो देखो एक q से एक q कट गया, तो 2vn बराबर क्या हो गया? q b² r² बटे 2n। किसका मान निकालना है? n का। तो n बराबर 2v का नीचे क्या कर देंगे? पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो गया बेटा? स्क्वायर नहीं यहां पे, q b² r² बटे 4mb। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? ये 8। ये क्या होगा? इक्वेशन नंबर 8। और ये क्या होगी? चक्करों की संख्या। यह चक्करों की संख्या होती है। यह चक्करों की संख्या होती है। ठीक बेटा। इस प्रकार से गणितीय विश्लेषण में अपने पास 8 नए नए फॉर्मूले आ रहे हैं, जिनमें से 5वें फॉर्मूले तक तो हम पुराने वाले वीडियो में भी देख चुके हैं। कैसे कैसे आए? बड़ा आसान सा काम है, दोबारा रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा। भाई अपने पास वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्रिक बल चाहिए, जो चुंबकीय बल के द्वारा दिया जाएगा। अभिकेंद्रिक बल चुंबकीय बल बराबर किया, इससे डायरेक्ट बी का मान निकाल दिया, काटते बी से एक भी कट गया ना, ये मान प्राप्त हुआ। इससे बी का मान निकाल दो, इसी से किसका मान निकाल दो? आर का। कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति निकालने के लिए रेखीय वेग में संबंध को लिखा। इसमें चाहे आप बी का मान लिख दो और चाहे आर का लिख दो, एक का ही रखना है, दोनों का नहीं रखना है ना। तो एक का मान रखा, एक का मान रखते बी का, तो आर कट गया। और जब मान लो आर का मान रखेंगे तो बी कट जाएगा। ठीक है। ओमेगा का मान आ गया, आवर्तकाल निकालना तो ओमेगा के साथ संबंध होता है, वो निकाल दिया। रेखीय आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, ये निकाल दिया। अर्धचक्र का मान चाहिए, तो क्या हो गया? संपूर्ण चक्र के मान का आधा। संपूर्ण चक्र के मान का क्या हो गया? आधा। तो कौन सा हो गया? अर्धचक्र का मान। ठीक है। गतिज ऊर्जा चाहिए, 1/2 mv² सूत्र होता है। बी का मान अपन ने निकाल चुके हैं यहां पे, qvr बटे m, बी का मान रख दिया। और लास्ट में चक्करों की संख्या निकालनी है, तो एक चक्कर में प्राप्त ऊर्जा निकाल ली, कितनी होती है? 2qv। तो n चक्कर मान के चले, n चक्करों में ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2qvn। दो चीज हो गई। तीसरे पॉइंट पे, ये जो ऊर्जा है ये किसमें परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा में। ये ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो रही है? गतिज ऊर्जा में। तो इस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देंगे? गतिज ऊर्जा में। ठीक बेटा। तो गतिज ऊर्जा का इसका मान बराबर कर दिया, बराबर करते चक्करों की संख्या आ गई। अब इसमें छोटे छोटे दो टॉपिक और हैं, जिनके आधे आधे नंबर पूछ सकता है। एक तो है साइक्लोट्रॉन के उपयोग। एक कौन सा बेटा? साइक्लोट्रॉन के उपयोग। उपयोग में क्या है? सबसे पहले जब हम साइक्लोट्रॉन की बात करते हैं, तो साइक्लोट्रॉन में क्या होता है बेटा? उच्च गतिज ऊर्जा वाले कण प्राप्त होंगे, क्योंकि ये त्वरित कण हो गए। और त्वरित कणों के द्वारा किसी नाभिक की संरचना का पता लगाया जा सकता है, या नाभिकीय क्रियाओं में इसको काम में लिया जा सकता है। एक उपयोग, साइक्लोट्रॉन से उच्च गतिज ऊर्जा वाले कण प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग नाभिकीय घटनाओं में किया जाता है। दूसरा, जो रेडियो एक्टिव 6 चैप्टर नंबर 15 में है, रेडियो एक्टिव 6 उन जगह पे जब रेडियो एक्टिव 6 कराए जाते हैं तो वहां विखंडन कराना पड़ता है। रेडियो एक्टिव विखंडन, वहां धन आवेशित कणों की आवश्यकता होती है। जैसे आपने शायद पहले पढ़ा हो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, तो उसमें हीलियम परमाणु का नाभिक लिया जाता है अल्फा कण, तो उस अल्फा कण को इसी प्रकार से लिया जाएगा। उच्च गतिज ऊर्जा का चाहिए ना, तो उच्च गतिज ऊर्जा बनाने के लिए या प्रयोग कहते हैं रेडियो एक्टिव विखंडन में इसका काम में लिया जाता है। तीसरा, परमाणु की विभिन्न जो उसमें दोष पाए जाते हैं उनको दूर करने में भी काम में लिया जाता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा प्राप्त कणों को। ठीक है ना। ये तो इसके उपयोग। आगे आता है साइक्लोट्रॉन का सीमा बल। सीमा बंद कह दूं या इसकी कमियां कह दूं या इसकी हानियां कह दूं, तो एक पॉइंट तो यह है बेटा
साइक्लोट्रॉन केवल धन आवेशित कणों को त्वरित करता है। साइक्लोट्रॉन केवल धन आवेशित कणों को त्वरित करता है, अन्य किसी कण को त्वरित नहीं करता। तो साइक्लोट्रॉन की हानि या सीमाबंध में एक तो पॉइंट हो गया, यह केवल धन आवेशित कणों को त्वरित करता है। पॉइंट नंबर 2, यह ऋण आवेशित कणों को त्वरित नहीं करता। ऋण आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए जैसे साइक्लोट्रॉन होता है ना, उसी प्रकार से आता है बीटाट्रॉन। क्या आता है बेटा? बीटाट्रॉन। तो बीटाट्रॉन काम में लेते हैं। और तीसरा है उदासीन कण को किसी भी प्रकार से त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के प्रति किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है बेटा, अब इसको उतारने के लिए आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और उतार लेना, देख लेना। ठीक है, अब मान लो नीचे से कुछ रह गया तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं स्क्रीन को पॉज में। अब शायद आपका पूरा कंप्लीट आ गया बोर्ड। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर जरूर लें, क्योंकि ये गलती आप जरूर कर रहे हो बेटा। ठीक है।